ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन आर्थिकी से लिया हुआ है और आज के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में यूपीआई रुपए कार्ड और कहां पे लॉन्च किया गया? किस देश में लॉन्च किया गया? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। समझ गए? कहां किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो अभी हाल ही में आपको पता है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में गए हुए हैं, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और साथ में यूएई के जो प्रिंस हैं शेख मोहम्मद अल नहयान के द्वारा, दोनों के द्वारा शुरुआत किया गया। यूपीआई क्या होता है? तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि समझ लो आप एक ऐसा माध्यम है जो जैसे पहले क्या होता था, बैंक में आपको जाना पड़ता था, चाहे आपको विथड्रा करना है चाहे आपको डिपॉजिट करना है। तो अभी क्या है, वो बैंक के एक मोबाइल के माध्यम से आपको जोड़ दिया गया, सीधे डायरेक्टली आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो कहीं भी। इसकी शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत 2016 में हुआ था एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया 2016 में। क्या इसके पहले भी यूपीआई रुपए कार्ड और भी देशों में लागू हो गया है? जी हाँ, यूरोपीय देश, पहला यूरोपीय देश फ्रांस में और पड़ोसी देश श्रीलंका, मॉरिशस में इसकी शुरुआत हो गई है। किस नीति के अंतर्गत? तो पड़ोसी पहले की नीति के अंतर्गत इसको शुरुआत हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितनी आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। पहली बार लग्जरी ट्रेन कहां पे लॉन्च किया गया और ये जो लग्जरी ट्रेन है इसमें क्या सुविधा है, इसका नाम क्या है? कहां पे शुरुआत किया गया? सऊदी अरब में शुरुआत किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट का मतलब मरुस्थल हो जाता है, तो मरुस्थल में मैक्सिमम आपको वो पूर्वी मध्य पूर्वी इलाके में ही मिलेगा। यह क्या है? तो यह एक मध्य पूर्व में पहला लग्जरी ट्रेन है जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगा। इसकी दूरी मतलब कहाँ कितना दूरी है और कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये रियाद, जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है सऊदी अरब में, वहां से शुरुआत किया जाएगा। 800 माइल इसकी टोटल डिस्टेंस है। 1 माइल बराबर कितना होता है? लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। और अपनी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि नमो भारत की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुआ और नमो भारत क्या है? नमो भारत आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि एक हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन है, गाजियाबाद से मेरठ के लिए जाती है। अगर भारत की बात करें कि भारत में पहली ट्रेन कौन सी शुरुआत किया गया था? 1853 में मुंबई से थाने, जो कि डलहौजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। उस टाइम अंग्रेज के वायसराय थे डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने न्यायालय से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितनी आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में चुनावी बांड को किस अनुच्छेद के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित किया गया? अब देखो, चुनावी बांड क्या होता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? देखो, असंवैधानिक का मतलब होता है कि संविधान के अनुरूप नहीं है। मतलब एक तरह से नहीं होता है, तो संविधान के अनुरूप नहीं है। चुनावी बांड क्यों नहीं है? देखो, चुनावी बांड क्या होता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया? अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चुनावी बांड क्या था? देखो, चुनावी बांड का मतलब था चुनावी बांड के माध्यम से जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे तृणमूल कांग्रेस, चाहे सपा, कुछ भी कोई सी भी पार्टी हो, तो उनको जो चंदा दिया जाता था, चंदा दिया जाना वो अलग बात है, वो तो पहले से। बट ये चुनावी बांड का मतलब हुआ यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक के द्वारा आपको डायरेक्टली उसका फिक्स रहेगा, उतना अमाउंट आपको दान दिया जाएगा, मतलब दान देना पड़ेगा, और ये गुप्त जानकारी रखा जाएगा, किसी किसी को जानकारी नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल दिया गया और इसमें आर्टिकल 98 के अंतर्गत ये बोला गया कि अभिव्यक्ति की आजादी है, सूचना का अधिकार है, हमको सूचना मिलना चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। मतलब ये जो काम हो रहा है ये संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है। समझ गए? अगर बात करें कि किसके अध्यक्षता में हुआ, ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के माध्यम से हुआ। और देखो, जो संवैधानिक पीठ होती है ना, उसमें 5 से अधिक जज होते हैं, साथ में उसमें जो जो सीजीआई होता है वो भी शामिल होते हैं। तो ये जो हुआ, ये संवैधानिक पीठ के द्वारा निर्णय लिया गया। अब इनको बाद में जानकारी भी देना पड़ेगा चुनावी बांड में कौन कितना पैसा दिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने शिक्षा से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। उच्च शिक्षा में AISHR के अनुसार साइंस स्ट्रीम में सर्वाधिक संख्या किसकी है? अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। AISHR ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? वो है धर्मेंद्र प्रधान। अब बात करते हैं रिपोर्ट क्या है। तो ये जो रिपोर्ट है पूरे देश में उच्च शिक्षा को में नामांकन बताती है कि उच्च शिक्षा में कितनी महिलाओं ने नामांकन कराया, कितने मेल ने नामांकन कराया है, और भी मतलब बहुत सारी स्थितियों को बताती है। तो कुल नामांकन कितना हुआ है? 4.33 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले की तुलना में 19 लाख की बढ़ोतरी हुई है। अगर टॉप 5 राज्य की बात करें जहां पे बढ़ोतरी ज्यादा हुई है, तो वो है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र।
और महिला में बात करें कि महिला नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, वो है केरल, वो भी साइंस स्ट्रीम में, आर्ट स्ट्रीम नहीं, साइंस में। साक्षरता दर मैक्सिमम कहाँ पे है, वो है आपका केरल। न्यूनतम कहाँ पे है, वो आपका बिहार। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। देखो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या हुआ कि जो जैसे एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ऐसे विधानसभा विधान परिषद होता है। तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, चाहे वो राज्यसभा का होता है तो राज्यसभा अध्यक्ष कहलाएगा, और लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो लोकसभा, तो इनको पीठासीन अधिकारी बुलाते हैं। इनकी भी बैठक कहाँ पे हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हुई। और इस बार जो क्रम था वो इस बार 84 नंबर का क्रम है। यह क्या है, तो यह सभी राज्य, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभा विधान परिषद की पीठासीन अधिकारियों के लिए एक मंच है, वहां पे बैठक होता है। तो अगर बात करें, इसकी शुरुआत 1921 में हुआ था। पहली बार बैठक इसकी हरियाणा में हुआ था। पिछले वर्ष की बात करें, गत वर्ष में 2023 में इसका राजस्थान में हुआ था। इसको क्यों किया जा रहा है, तो संसदीय प्रणाली की जागरूकता को लोगों को बढ़ाया जा सके, पीठासीन अधिकारियों के बीच सहयोग एवं समन्वय का विकास किया जा सके। अब देखो, अब बात करते हैं विधानसभा विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे लोकसभा की जो सभापति उपसभापति होते हैं वो शामिल होते हैं, और राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के सभापति कौन है, ओम बिड़ला जी, नहीं लोकसभा के हैं ओम बिड़ला जी। अगर राज्यसभा की बात करें तो जगदीप धनखड़, और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में कितनी सीट है टोटल, वो है आपके 233। लोकसभा में कितना है, 543। ये दोनों मिला के यहाँ पे शामिल हुए। साथ में अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभा कितना है, 403, विधान परिषद 100। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, महेंद्र सिंह, और विधान परिषद के रिशपाल यादव। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बिहार में अभी सरकार चेंज हुआ है, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार चौधरी, और विधान परिषद रघुवंश जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में महिला एवं पुरुष चैंपियन रहे एकमात्र खिलाड़ी के द्वारा किसको हराया गया। अपने देश की आर प्रज्ञानंद, जो कि चेस से संबंधित प्लेयर है, इन्होंने जो विश्व में महिला के नंबर 1 प्लेयर है या पुरुष के नंबर 1 प्लेयर है, उन दोनों को हराने वाले एकमात्र भारतीय बन गए, वो है आर प्रज्ञानंद। महिला के वर्ल्ड चैंपियन वेन जून जो कि चीन की थी, इनको 4 बार विश्व चैंपियन रह चुके, इनको इन्होंने हराया। और एकमात्र शतरंज खिलाड़ी डिंग लरेंग, जो कि चीन के पुरुष में सबसे नंबर 1 पे थे, नंबर 1 उनकी रैंकिंग थी, उनको भी इन्होंने हरा दिया। अगर वर्तमान में बात करें, अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर कौन बना, वो है वैशाली रमेश बाबू, जो कि आर प्रज्ञानंद की ही सिस्टर है। और ये कौन से क्रम के हैं, ये 84 नंबर के क्रम के हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है, आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।